नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरशद खान और राजधानी गैरसैंण का मुद्दा आज फिर चर्चाओं में है। आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। मेरे साथ मेरे सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सादाब शम्स जी, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका। प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से और वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर नेयर काजमी जी एमआईएम अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और प्रदीप भट्ट जी कांग्रेस नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। सादाब जी, क्योंकि फैसला आपकी सरकार का है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज करा दिया है। मुझे लगता है कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड जो जिस सपना था एक, आज उसे कहीं ना कहीं गैरसैंण राजधानी के रूप में देते हुए उस सपने को साकार करने का काम माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि शहीदों की शहादत, हमारे युवाओं की, महिलाओं के तमाम आंदोलन के बाद जिस प्रकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश उत्तराखंड को हमें दिया, हम उम्मीद कर रहे थे कि इस प्रदेश को उसकी राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ही देगी। और मुझे कहते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एक मजबूत निर्णय लिया और इस प्रदेश को इसकी पहली ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण भराड़ीसैंण दी है। और मुझे लगता है कि गैरसैंण एक भावनात्मक मुद्दा था हमारा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घोषणा करते हुए विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण में भावुक हुए थे, ये बताता है कि भावना कितने चरम पे है। और जिन लोगों ने इस प्रदेश के लिए शहादत दी है, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी भावनाएं आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपने प्रदेश के संगठन का, जिन्होंने ये वादा किया था कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उत्तराखंड को गैरसैंण राजधानी देंगे, वो हमने एक वादा अपना पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक शहीदों का जो सपना था उसे साकार करने का काम किया है। मुझे लगता है एक ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक निर्णय जो आने वाली नस्लें जिसे हमेशा याद रखें। ठीक है, ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शहीदों के सपने को पूरा किया है राजधानी गैरसैंण। जितना खुश भारतीय जनता पार्टी है, हालांकि पहाड़ के लोग भी काफी खुश हैं इस फैसले से, क्या विपक्ष भी उतना ही संतुष्ट है, उतना ही खुश है? प्रदीप भट्ट जी क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड राज्य को 20 साल हो गए हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, लेकिन उस समय की स्थायी राजधानी नहीं बनी थी और देहरादून को अस्थायी राजधानी के तौर पर घोषित किया गया था। और आज राज्य के अंदर एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन राजधानी घोषित हुई है। तो ये अच्छा फैसला है सरकार का। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये अच्छा निर्णय लिया है और हम इस फैसले के साथ हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी। लेकिन ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि गैरसैंण तो एक और राजधानी बन गई है, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दिया जाना चाहिए था, ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बनाना चाहिए था। और उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, नवोदित राज्य है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे सीमित संसाधन है राज्य के अंदर, और एक राज्य में 2 राजधानियों का बोझ आप देख रहे हैं। देहरादून में तमाम तरीके के, यहाँ पे विधानसभा हो चाहे सचिवालय हो, तमाम विभागों के निदेशालय, तमाम सरकारी संपत्तियां, सरकारी विभाग, बहुत सारी इमारतें खड़ी हो गई है। लेकिन अगर गैरसैंण में भी इस तरह के, गैरसैंण का विकास बहुत आवश्यक है, क्योंकि गैरसैंण हमारे राज्य की अवधारणा है। हमारे जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे, उनका एक सपना था कि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाना चाहिए। और राज्य के तमाम जो वासी हैं वो सब चाहते हैं कि, क्योंकि पहाड़ का विकास तभी हो सकता है जब पहाड़ राज्य की राजधानी, पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ पर ही हो। सादाब समझी, स्थायी राजधानी कब तक दे पाएगी आपकी सरकार, या फिर चुनावी मुद्दा ही सिमट कर रह जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रदेश को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। और हमने एक स्लोगन हमारे चुनाव में चला था, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे। उसे संवारने का काम भी हम ही कर रहे हैं। चाहे वो ऑल वेदर रोड के नाम पे काम हो, चाहे वो पहाड़ पे ट्रेन चढ़ाने का काम हो, चाहे वो गैरसैंण में एक भव्य निर्माण हो, चाहे वो उद्योग का दर्जा देना, पर्यटन को ये काम हो, इन्वेस्टर समिट कराना हो, उसके माध्यम से यहाँ पैसा लाना हो। मुझे लगता है लगातार ईमानदार कोशिशें इस प्रदेश की तरीके से की जा रही है।
और मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि कांग्रेस को कम से कम इसके ऊपर अपनी टिप्पणी देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा 70 साल से हम हिंदुस्तान से अलग नहीं थे। ये पहाड़ का विकास की बात करते हैं तो सो रहे थे क्या, और कितना समय चाहिए था आपको? 70 सालों में लगभग 50-60 साल आप ही की हुकूमत रही। आपको बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड का पहाड़ का विकास क्यों नहीं हुआ। और 10 साल इस 17-18 साल के उत्तराखंड में 10 साल आपकी हुकूमत रही। आपको बताना पड़ेगा कि आपने स्थायी राजधानी के ऊपर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया। अरे आप तो अस्थायी राजधानी के रूप में कोई निर्णय नहीं ले पाए। सिर्फ बातें बताने से काम नहीं होता, निर्णय लेने की क्षमता होती है। आज वो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपने कोई निर्णय नहीं लिया। जिन लोगों ने निर्णय लिया था, कल भले ही वो आपके साथ थे, माननीय विजय बहुगुणा जी, आज वो हमारे साथ है, क्योंकि हमारी विचारधाराएं, हमारी सोच मिलती है। जब आपकी सोच मिलती है तो जो एक सोच के लोग होते हैं वो आपके साथ आके खड़े होते हैं। पहाड़ की पीड़ा को सिर्फ जबान हिलाने से काम नहीं चलेगा। पहाड़ की पीड़ा का दर्द को महसूस करना पड़ेगा। इसलिए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा, हम ई गवर्नेंस के माध्यम से हम एक ई विधानसभा बनाएंगे और एक एक डॉक्यूमेंटेशन, एक एक पहाड़ का पर्चा हमारी ई लाइब्रेरी में वहां मौजूद होगा। पूरी ई गवर्नेंस पे हम सरकार चलाएंगे। और मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि बहुत दिन वो खूबसूरत लम्हा आएगा कि पहाड़ को उसकी एक बेहतरीन और खूबसूरत राजधानी के रूप में गैरसैंण मिलेगी। उसकी स्थायी राजधानी भी हम ही देंगे, ये भी हमारा वादा है। और इसी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जनता की भावनाओं को देखते हुए इस प्रदेश की स्थायी राजधानी को भी तय किया। जवाब दीजिए भट्ट जी। उत्तराखंड राज्य जिस तरीके से अभी चल रहा है, अभी हमारे बहुत सारे जो भाई हैं वो भी उत्तराखंड राज्य लौटे। पहले सरकार लगातार कर रही थी कि पलायन आयोग गठित किया था कि पलायन को कैसे रोकेंगे, और आज बड़ा भारी तादाद में जो हमारे राज्य का जो युवा था जो रोजगार की तलाश में बाहरी राज्यों में गया था, आज वो कहीं ना कहीं वापस अपने इस कोरोना महामारी के कारण ही चाहे लौटा हो, लेकिन जो अपने घर लौटा है वो काम चाहता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रदेश से जो है 20 सालों के अंदर जो है इस यहाँ का युवा जो है बेरोजगारी की तरफ बढ़ा है, बेरोजगारी की बड़ी भारी तादाद बढ़ी है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा, इसके लिए मैं किसी एक दल को दोषी नहीं समझता हूँ, मैं दोनों दलों को दोषी समझता हूँ, क्योंकि दोनों पार्टियों की सरकार रही है बारी बारी से, और दोनों ही दल इसके लिए दोषी हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस, यूपीडीओ, तमाम जितने भी दल हैं, कोई जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे के सारे दोषी हैं। किसी ने भी इस राज्य की पीड़ा को नहीं समझा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारा नौजवान जो है रोजगार के लिए उससे दर दर भटकना पड़ रहा है। हमारी माताओं बहनों अगर आप ये मानते हैं, देखा अगर आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी दोषी है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दीजिए अपनी पार्टी से, छोड़ दीजिए पार्टी, आइए भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। अगर आप मानते हैं आपका दल दोषी है और आप ये स्वीकार कर रहे हैं चैनल पे, तो आपको इस्तीफा देके हमारे साथ आ जाना चाहिए। पीड़ा थी, उस पीड़ा को कहीं न कहीं आज वो जो शहीद हैं, मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए अपनी शहादत दी है। आज उनकी आत्मा कहीं न कहीं स्वर्ग में पश्चाताप कर रही है, लेकिन लोगों ने अपने राज्य बनाया। आज आप देख रहे हैं जिन लोगों ने इस राज्य जो लोग इस राज्य के हुकूमत कर रहे हैं, चाहे जितने भी लोग, मैं किसी एक को जिम्मेवार नहीं समझता हूँ, सारे के सारे लोग इसके जिम्मेवार हैं। ठीक है प्रदीप भट्ट जी, न्योता मिला है आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मेयर काजमी, आपके पास आना चाहूंगा। दोनों पार्टियों की आपने बात सुनी है, दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी हैं। गैरसैंण के मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जो ये दोनों महानुभाव बैठे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक कांग्रेस से, मेरा इनसे सवाल है कि क्या जिन शहीदों का जिक्र और जिन शहीदों की आस्था का और उनकी अकीदत का जिक्र इन्होंने किया है, क्या उन शहीदों ने इनसे ये कहा था कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाए? क्या ये बात कही थी? उन शहीदों की आस्था, उनकी अकीदत इस बात में थी, वो ये चाहते थे कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाई जाए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाए और प्रदेश के अंदर 2 अलग अलग राजधानी बनाई जाए। मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों महानुभावों से कि क्या जिन शहीदों का जिक्र ये कर रहे हैं, उन शहीदों ने ऐसा सोचा था? क्या उन शहीदों की ये ख्वाहिश थी? जिन शहीदों ने
अपनी शहादत दी थी, उन लोगों ने बिल्कुल हरगिज़ नहीं सोचा था। उन्होंने ये सोचा था कि अगर हमारा राज्य बनेगा तो हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को हाथों का काम मिलेगा। हमारे आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे नौजवानों के साथ किस तरीके से किया गया। मैं विकास की बात करना चाहूंगा। विकास की बात बाद में करेंगे, अभी राजधानी पर बात कीजिए। आपने जो इतना गुणगान किया भारतीय जनता पार्टी का राजधानी को लेकर, ये राजधानी में बना दी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी मुख्यमंत्री। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा है कि तो गरीबों में बांट दो उस पैसे को। अगर आप जो है 900 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद किसी परियोजना को बंद कर देते हैं और आप ऊर्जा प्रदेश के नाम से अपने राज्य को पहचान दिला रहे हैं, क्या यही ऊर्जा प्रदेश है? मैं और आप देखिए जिस तरीके से हमारे राज्य के अंदर राज्यवासियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं समझता हूँ, मैं सारे के सारे लोगों को जिम्मेवार समझता हूँ। उसके लिए जिन भी लोगों को ये जनता ने जिनको जिम्मेवारी सौंपी है, उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने जनता के प्रति सोचे, जनता के प्रति समर्पित होकर के काम करें। लेकिन मैं उत्तराखंड के अंदर देख रहा हूँ, लोगों ने ठेकेदारों को विधायक बना के भेजा है। जितने भी लोग सत्ता में हैं, सारे के सारे लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। जनता की इनको पीड़ा नहीं है। हमारे नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। मैंने देखा हमारे जो कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे नौजवान भाई, जो प्रवासी भाई जो बाहर फंसे हुए थे, उनको जो है 50-50 हजार रुपए में जो है गाड़ी लानी पड़ी, 2-2 लाख रुपए में गाड़ी बुक करके अपने राज्य में वापस आना पड़ा उनको। आज जो है उनके हाथों को काम नहीं है। हमारे जो लोग गाँव में है वो लोग 2 जून की रोटी के लिए मैं जवाब ले लेता हूँ शम्स जी, मैं जवाब ले लेता हूँ शम्स जी। क्या रोड मैप रहेगा आपका राजधानी गैरसैंण को लेकर के, क्योंकि समुचित सुविधाएं वहां पर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले भी एक बार जब राजधानी गैरसैंण की मांग हुई थी तो सुविधाओं को देखते हुए वहां पर गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया गया था। अभी भी घोषित किया गया है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अब मांग की जा रही है कि स्थायी राजधानी घोषित की जाए, तो कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, और क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग पहाड़ की नब्ज नहीं जानते, जो पहाड़ के बारे में नहीं जानते, अगर वो पहाड़ की राजधानी के प्रश्न उठाते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद बेईमानी होगा उन लोगों की बात का उत्तर देना। काफी साफ पहाड़ के पक्ष में कभी रहे होंगे, कि पहाड़ का उत्तराखंड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसमें क्या रोल क्या होगा, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मुझे इतना मालूम है जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी, जिन माओ बहनों युवाओं ने हमारी अपनी जिंदगियों को सामने सौंपने के लिए तैयार हो गई कि भाई हमें किसी भी कीमत पे आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, और हमने तमाम यातनाएं सही, तमाम परेशानियां सही, पेट पे पत्थर बांध के हम लोगों ने संघर्ष किया, तब जाके उत्तराखंड राज्य मिला। लेकिन अगर आज कांग्रेस के इस पे सवाल उठाती है तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जो ये कहते थे मेरी लाश पे बनेगा उत्तराखंड। भूल गई कांग्रेस ने आज नेतृत्व कौन कर रहे हैं? वो नेता इनके जो आंदोलनकारियों पे गोली चला रहे, जो आंदोलनकारियों के हथियार हैं, वो लोग कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। बताना पड़ेगा पहाड़ के लोगों को, और पहाड़ के लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो बात अलग है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो सहकारिता चुनाव, तमाम चुनावों में ऐतिहासिक जीत माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की। इससे साबित होता है कि पहाड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं। वो ये जानते हैं इस पहाड़ का विकास अगर कोई कर सकता है, ईमानदारी के साथ इस पहाड़ का भला कोई कर सकता है, तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस को, अभी प्रदीप भाई बार कह रहे थे कि बहुत लोगों की गलती है, और मैं सब लोगों को, बिल्कुल गलती होगी, कांग्रेस के नेताओं की गलती होगी, कांग्रेस की गलती है, वो स्वीकार कर रहे हैं, मैं उनको इस बात की बधाई दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने प्रदेश के साथ खड़ा था, उस आंदोलन की लड़ाई में साथ था, और एक एक लाइन के ऊपर हमें ये मालूम है कि हमें अपने पहाड़ का विकास करना है। सिर्फ बातों से विकास नहीं होता, करने से होता है। कांग्रेस जवाब मुंह दिखाने की हैसियत में नहीं है, कांग्रेस बताने की हैसियत में नहीं है कि कांग्रेस ने 10 सालों में इस प्रदेश के लिए क्या किया। और उत्तराखंड भले ही 17-18 साल पहले हमारा उत्तराखंड बना, लेकिन ये बताना पड़ेगा कांग्रेस को कि आप तब कहां थे जब उत्तराखंड नहीं बना था। तब भी हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे और इस देश के अंदर आपकी सरकारें चल रही थी, लेकिन आपने हमारी चिंता नहीं की। पहाड़ में आज
हमारी कहीं ना कहीं मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। आज से पहले क्यों नहीं पहुंची थी? आपकी सरकार रही 10 साल, पहुंचा देते सरकार। लेकिन आपने जल संसाधन मंत्री आप रहे, मुख्यमंत्री यहाँ के रह लिए, लेकिन कभी पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, कभी पहाड़ के काम नहीं आ सकी। मुझे ताज्जुब होता है अगर कांग्रेस इसके ऊपर बात करती है, और एमआईएम को तो बात करने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए कि एमआईएम ना तो आंदोलन का हिस्सा थी, ना एमआईएम को यहाँ के सेंटिमेंट्स के बारे में पता है, ना एमआईएम यहाँ के सेंटिमेंट्स की कभी पक्षधर रही है। तो उनसे ये उम्मीद की जाना कि वो पहाड़ के लोगों का दर्द समझ सके, ये बेईमानी होगा। उनका विरोध करना ही हमारी ताकत है। मुझे लगता है कि वो इसी तरह से विरोध करते रहें, हम उनका धन्यवाद करते रहेंगे, शुक्रिया अदा करते रहेंगे। लेकिन सेवाएं बराबर से एमआईएम भी प्रदेश को अपनी लगातार देती चली आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नैयर साहब? मैं शम साहब से यही बताना चाहता हूं कि जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो उसमें भी एमआईएम वहीं खड़ी थी। शायद वो लोग वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन एमआईएम वहां पहुंची थी, और एमआईएम की जो मदद थी वो वहां पहुंची थी। एमआईएम का मेडिकल स्टाफ वहां पहुंचा था, एमआईएम की मेडिसिन वहां पहुंची थी, जो वहां के लोगों को मिली थी, जहां और लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल जो मैंने किया था शम साहब से, क्या ग्रीष्मकालीन बनाने के लिए कुर्बानियां दिलवाई थी वहां पर लोगों की आपने? आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार बताते हैं आप, प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, उसके बावजूद आप एक राजधानी डिक्लेयर नहीं कर पाते। हम क्या ये दोनों सरकारें मिलकर करेंगे क्या? 20 साल हो गए प्रदेश बने हुए, शम साहब 20 साल हो गए प्रदेश बने हुए, राजधानी की ग्रीष्मकालीन हमने दी, प्रदेश को इसकी स्थायी राजधानी भी हम ही देंगे। प्रदेश बनने से पहले 1994 जी कह रहे हैं कि राजधानी, स्थायी राजधानी भी हम ही देंगे, हमारी सरकार ही देगी। प्रदीप भट्ट जी, 10 साल आपकी सरकार रही, क्यों कोई स्टैंड नहीं ले पाई अभी तक गैरसैंण पर? बिल्कुल, देखिए, मैं यहाँ पे कांग्रेस भाजपा खेलने नहीं आया हूँ। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में एक स्वच्छ तरह की राजनीति होनी चाहिए। लोग कांग्रेस भाजपा का मुखौटा पहन के लोग कहते हैं। मैं कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों दलों को कहना चाहूंगा कि जनता के काम करें। अगर आप जनता के काम नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी। और बड़ा दुर्भाग्य भाई, वो भंग हो गया आपका, युवाओं के साथ किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है आपका मोह भंग हो गया है कांग्रेस से। जनता ने आपको चुना है, जनता की जिम्मेवारी बड़ी है। मैं समझता हूँ कि पार्टी से ज्यादा आप जनता के वफादार बनिए। सादा भाई, आप जितने अपनी पार्टी का वफादार हैं, उससे ज्यादा आप जनता के वफादार बनेंगे। जनता की अगर आप पैरवी करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको स्वीकार करेगी। पार्टी की पैरवी, पार्टी की चाटुकारिता करने से आप निसंदेह जो है आप पार्टी के वफादार बन सकते हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता है, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा है कि इस राज्य के अंदर जो जनता की बेचा भी है, मुझे तनिक संकोच नहीं है, जो चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने इस राज्य के युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया है। मैं लगातार नौजवानों के बीच में जाके देखता हूँ, मैं नौजवानों की पीड़ा को समझ सकता हूँ। मैं उनके साथ जब गया हूँ, गाँव घूमा हूँ, मैंने उनके दर्द को महसूस किया है, कितनी पीड़ा उनके मन में। और मुझे भारी मन से मुझे पीड़ा मुझे कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य बने हुए हमारा दुर्भाग्य है कि आज जो है ऐसे लोगों ने इस सत्ता का उपभोग किया है जिन लोगों को तनिक भी लोगों की पीड़ा का दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। और मैं सरकारों से मांग करता हूं कि अगर आपके अंदर तनिक भी, अगर थोड़ी सी भी अगर आपके मन में पीड़ा है, आपके अंदर ईमानदारी है, तो आप उन जनता के लिए कीजिए जो जनता आपको जो है सत्ता में बिठाती है। आज जो है जनता जो है भुखमरी की कगार पे पहुंच गई है। जनता के हाथों को काम नहीं है, जनता के पास रोजगार के अवसर नहीं है, जनता अपने आप को जो है ठगा सा महसूस कर रही है। मेरी सरकारों से मांग है कि सरकारें जनता की पीड़ा को समझे। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक और सुझाव देना चाहूंगा कि इस समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हम गांव के जो ठीक है शम्स जी, राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया गया राजधानी गैरसैंण को? वर्षों से चली आ रही इस मांग को लेकर के, हालांकि जनता स्वीकारती है, पहाड़ के लोग इसको स्वीकार रहे हैं, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, लगातार क्षेत्रीय दल है वो विरोध कर रहे हैं, उनको स्थायी राजधानी चाहिए। तो फिर जब फैसला सरकार को लेना ही था तो ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्यों लिया गया? स्थायी राजधानी का फैसला भी हो सकता था। देखिए, मुझे लगता है कि दुकानदारी बंद हो गई है लोगों की, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। मुझे बताइए, हमने तो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, और घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात साफ शब्दों में लिखी गई थी कि राजधानी गैरसैंण का फैसला भारतीय जनता पार्टी लेगी। आप पहले मेरी बात
बात पूरी सुन रही थी। जी मैं यही कह रहा हूँ कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। हमने अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा किया और उस घोषणा पत्र पे लोगों ने हमें 57 का मैंडेट दिया। इससे ये साबित होता है कि उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं। उत्तराखंड के लोग ईमानदारी चाहते हैं, ईमानदारी से बात करना चाहते हैं, सच को सुनना चाहते हैं। जब लोगों के उत्तराखंड का रोजान रोजान अभी प्रदीप भाई बोल लीजिएगा, आपको समय आएगा आप भी बोल लीजिएगा। ऐसे मुझे लगता है शायद मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि दुकानदारी कई दलों की बंद हो गई है और वो अपने घर नहीं संभाल पा रहे। और आज प्रदीप भाई ने जिस ईमानदारी के साथ अपने दल के बारे में कहा कि उन लोगों इस बात से आहत है कि उनके लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस प्रदेश के साथ विश्वासघात किया। मैं धन्यवाद दूंगा उनका और मैं ये कहूंगा कि वाकई मुझे लगता है उनका भी मोह इस झूठ की राजनीति से भंग हो गया है। तो सच का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी पर आपका स्वागत है। मैंने एक बात और कही कि उन्होंने इस बात को घुमा के एक जगह और जोड़ने की कोशिश की कि प्रवासी आ रहे हैं, प्रवासियों के रोजगार से उन्होंने जोड़ने का काम। हमने माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए एक बड़े लोन उपलब्ध कराना, स्वरोजगार के लिए लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना और जो हमारे पहाड़ के लोग प्रवासी जो उत्तराखंड वापस आ गए उन्हें अपने पैरों पर खड़े करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, इसकी पूरी गाइडलाइन तैयार है। और अपने प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को हमने ये बात पूरी ईमानदारी से कही थी कि हमारे प्रदेश का व्यक्ति कोई कहीं भी हो, हम एक एक व्यक्ति को लाएंगे और हमने लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जो अभी भी कुछ लोग रह गए हैं उन्हें भी एक एक व्यक्ति को लेके वापस अपने प्रदेश में आया जाएगा और प्रदेश को उसके पैरों पर खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस प्रकार हमने जब प्रदेश गया था माननीय अटल जी ने तब औद्योगिक पैकेज भी दिया था, लेकिन बदकिस्मती देखिए प्रदेश की कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमसे वो औद्योगिक पैकेज छीन लिया गया। पहली बार इतिहास में कुछ हुआ होगा कि देने की बजाय आप छीनना जानते हैं। यूपीए ने हमारा औद्योगिक पैकेज छीना, हमारे युवाओं की पीठ में खंजर घोंपा, वो उद्योग जो यहाँ खड़े हो सकते थे उन उद्योगों को यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। तो कांग्रेस से ये उम्मीद की जाना, मुझे अच्छा लगा कि आज प्रदीप भाई ने सच का सामना करते हुए कहा कि उनकी सरकारों ने ईमानदारी से जन भावनाओं की कदर नहीं की। और मैं एक बात और बता दूं कि पहाड़ के लोग बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक ईमानदार सरकार को सराह रहे हैं। अभी पहाड़ के मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा बोल दीजिएगा, मैं सुनूंगा आपको प्रॉपर। ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं भी इंटरप्ट कर रहा था, मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा इंटरप्ट करना गलत हो जाएगा, ना मैं सुन पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। देखिए हिमाचल से भी खूबसूरत हमारा उत्तराखंड है, लेकिन हमारी सरकार क्या है इस उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10 साल में आपको पूछना चाहिए जो आपके मुख्यमंत्री रहे कि उन्होंने क्या किया। हम तो बता सकते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है, हम बता सकते हैं कि हमने क्या किया है। आपके पास भले बताने के लिए ना हो, क्षमता जवाब नहीं आएगा। आप बोलते रहेंगे, आपको बोलेंगे इजाजत देंगे तो बीच में बोलिए। मुझे लगता है टिप्पणी के लिए लंबा समय चलना जाएगा। क्या कर रही है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। नैयर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं इन दोनों लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्या ये मुझे बताएंगे गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए जो दीक्षित समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट और समिति किसने तैयार की थी और उसकी रिपोर्ट किसकी देखरेख में आई थी, क्या ये दोनों लोग मुझे बताएंगे। स्वयं साहब से मैं स्पेशली पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बताइए आप ये बात कि आपने जो दीक्षित समिति की जो रिपोर्ट थी वो क्या आई थी। दीक्षित समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें क्या कहा था, उसमें उन्होंने कालीन या जो है बनानी थी उसका जिक्र किया था। मैं जवाब ले लेता हूँ। सादाब सब्जी गैरसैंण को लेकर के जो समिति बनाई गई थी उस समिति की रिपोर्ट के बारे में नैयर साहब ने आपसे पूछा है, क्या रिपोर्ट थी और किस प्रकार से आपके पास आई थी। वोट मांगते हैं, कभी जो है कभी किसी नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी जो है धर्म के नाम पे जनता को बरगलाते हैं, कभी किसी और, कभी भाई भतीजा के नाम पे, कभी भांजों के भाई भतीजा। और जो जिस तरीके से ये जनता के युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, हमारी मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ करने की भावना के साथ खेल रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की राजनीति बदलने वाली है। अब उत्तराखंड की जनता 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता इनको सबक सिखाएगी। उत्तराखंड की जनता
उन्हीं को चुनेगी जो उत्तराखंड की जनता की बात करेंगे, जो उत्तराखंड के नौजवानों की बात करेंगे, जो उनके रोजगार की बात। प्रदीप जी बताइए, दीक्षित समिति किसने बनाई थी? प्रदीप जी बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये बताइए, दीक्षित समिति किसने बनाई? और जानना चाहता हूँ कि जब उसकी रिपोर्ट आई थी तब आप कहाँ थे? किसकी सरकार में आई थी? क्या कहा? हमारी राज्य सरकारें उनको सजोने का काम करे। हमारे आप पहाड़ में आके देखिए, हमारे पास स्विट्जरलैंड से भी कई बड़े स्विट्जरलैंड पड़े हुए हमारे पहाड़ के अंदर। क्या हमारी सरकारों के, आप बताइए हमारी सरकारों ने किया क्या है? हमारी सरकारें वहां पे केवल ट्रैक मार के नाम पे, अगर कोई विधायक अगर स्वीकृत कराता भी ट्रैक मार पे केवल ठेकेदारी के लिए, उन्होंने कभी, क्योंकि प्रोजेक्ट माइंड लीडरशिप हमारे राज्य में कभी रही ही नहीं। प्रदेश के इस मुद्दे पर जितना हो सका है दोनों ही सरकारों ने जमकर राजनीति की है। सादाब शम्स जी, एक दीक्षित समिति की यहाँ पर बात सामने आई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? सीमित है जी, कांग्रेस के देखिए, मुझे लगता है कानूनी साहब आज जहाँ मुबारकबाद देनी चाहिए। दीक्षित कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? तब पहाड़ के लिए उस रिपोर्ट को रखा गया था कि गैरसैंण में क्या ये सुटेबल जगह है, यहाँ राजधानी नहीं शम्स साहब, बिल्कुल नहीं, आप गलत बता रहे हैं। गलत इंटरप्रेट मत कीजिए, सच बताइए इनके सामने। दीक्षित समिति बनाई थी किसकी सरकार ने, और उसकी जो रिपोर्ट आई थी तब किसकी सरकार थी, उस पर अमल किसकी सरकार ने बनाई थी? मैं बताना नहीं चाहता, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के मुंह से जनता सुने क्या क्या हुआ था उसमें। मैंने आपको सुन लिया, जवाब सुनने का वादा रखिएगा। देखिए, बहुत ईमानदारी से ये सब जानते हैं किस प्रदेश की राजधानी दीक्षित कमेटी, जब दीक्षित कमेटी को रिपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई, दीक्षित कमेटी बनाई गई और उससे कहा गया कि राजधानी के लिए दीक्षित कमेटी गैरसैंण को लेके अपना एक सामने अपनी एक रिपोर्ट पेश करें, उसके आधार पे हम ये तय करेंगे कि क्या राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए कि नहीं। सवाल ये नहीं है, दूध तैयार है, आप उसमें आप दही डालने का काम मत कीजिए। अब राजधानी जो है वो कांग्रेस ऊपर यही है, दोनों उत्तर प्रदेश जनता को छलने का काम कर रही है। दोनों की दोनों सरकारें, चाहे वो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, दोनों सरकार करना चाह रहे हैं आप को गुमराह करती है, काम करते हैं आप लोग। आप गुमराह मत कीजिए प्रदेश की जनता को, मत फैलाइए। आपकी सरकार आप परमानेंट राजधानी बनाइए ना, क्लियर कीजिए। हमारी जिम्मेदारी है। आपने एमआईएम ने ठेका नहीं ले रखा है, एमआईएम को कोई मतलब नहीं था, एमआईएम ने कभी उत्तराखंड के पक्ष में कोई बात नहीं की। आपके नेता पहाड़ की राजधानी के बारे में कुछ जानते नहीं है, आपको कम से कम बोलने का अधिकार नहीं है। अगर सुनते नहीं है, हमारे नेता हमारे जो है उस आदमी की जो दबा खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग उत्तराखंड की राजनीति पे सवाल अगर आप सवाल खड़ा करेंगे राजधानी के ऊपर, तो आपकी राजनीति में होने से पहले सवाल खड़े हो जाएंगे। आपको इसके ऊपर मुझे लगता है अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, सुनिए पहले भाई। प्रवक्ता और सवाल कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मैं बताता हूं आपसे कि दीक्षित समिति की रिपोर्ट, दीक्षित समिति बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने 2002 में, और उसने रिपोर्ट दी थी 2008 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दीक्षित कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा पहले नंबर पर देहरादून को राजधानी बनाया जाए, दूसरे नंबर पर ऋषिकेश को राजधानी बनाया जाए, तीसरे नंबर पर काशीपुर को राजधानी बनाया जाए, चौथे नंबर पर गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। कमेटी की रिपोर्ट क्या फर्क पड़ता है? मेरे लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने ये रिपोर्ट ली थी, तो फिर क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? प्रदेश के लोगों को इन शहीदों की आत्माओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो, ठेस पहुंचा रहे हो आप लोग। ठीक है, मेरे पास समय की पाबंदी है। प्रदीप भट्ट जी, फाइनल कमेंट कीजिए आप। मैं अपनी बात को, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज पहाड़ को भावनाओं के एक निर्णय मिला है
उजाला है, नहीं होगी। मैं हमारे जो साहब आप और हमको रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे राज्य के अंदर, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। और हमारा जो आज जो प्रवासी भाई आज उत्तराखंड आया है, प्रदीप जी, जब उसके लिए न्यूज एक्सप्रेस वाले बुलाएंगे आपको और मुझे, तब बात करेंगे रोजगार पर, प्रवासी मजदूरों पर, माइग्रेट लेबर पर, तब बात करेंगे। आज इन्होंने जिस टॉपिक पर आपको और मुझे बुलाया है, आज इस पर बात कीजिए। आप क्यों जवाब नहीं देता कि दीक्षित कमेटी हमने बनाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी? बिल्कुल, दीक्षित कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, जिसमें 4 जिलों को चिन्हित किया गया था, देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण। इनको राजधानी बनाने की बात हुई थी। 2002 में प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे गए थे कि दीक्षित कमेटी को बनाया जाए। सादाब समझी, आप अपनी बात को खत्म कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि सरकार 20 साल से कमेटी के हिसाब से नहीं बनी। जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, आज एमआईएम उसी को उजागर करने के लिए यहाँ पर आई है। एमआईएम बताएगी आप लोगों को, प्रदेश की जनता को बताएगी एमआईएम कि यहाँ की जो दोनों सरकारें आज तक रही हैं, उन्होंने क्या किया, प्रदेश की जनता को कैसे छलने का काम किया। ठीक है सादाब समझी, मैं बोल दूं जी। मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों को न पहाड़ के बारे में पता है, न पहाड़ के दर्द का पता है, अगर वो पहाड़ की राजनीति के, पहाड़ की राजधानी पे चर्चा करेंगे, मुझे लगता है पहाड़ के लोगों के साथ धोखा होगा। आप उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते। तो आपसे एमआईएम के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लोग हैं। मैं अपनी बात कह दूं, आपका समय आएगा, बोलिएगा। कागजी साहब, ऐसे नहीं होता है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में मत दीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा था, मैंने आपको बहुत ठीक है, सुन लेते हैं डॉक्टर साहब, सुन लेते हैं नेहर जी। मैंने कहा कि ये जो कांग्रेस और एमआईएम के बीच में 2020 चलता है, एमआईएम विकसित कमेटी का जिक्र कर रही है कि 4 जिले में चाहते थे कि यहाँ नहीं बनाई हमने भाई, हमारी मर्जी नहीं बनाएंगे हम पहाड़ के लोगों की जहां भावनाएं होंगी वहां राजधानी बनाएंगे। हमने बताइए ना लोगों की भावनाएं के बावजूद बताइए, तो रखिए। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आप सुन, आप बोलिए, लेकिन सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप लोगों की इसकी जनता की भावना, आपका जब पक्ष आएगा, जब बोला जाएगा आपको बोलने के लिए, तब बोलिएगा। मैंने बड़ी खामोशी से आपको सुना। कहाँ तक दुकान चला रहे हैं हम लोग, दुकान ऐसे राजनीति किया, मुझे लग रहा है हम लोग कराया नहीं जा रहा है। इस तरह से तो डिबेट हो पाएगी। ठीक है, बेहतर हो हम सही शब्दों का चुनाव करें, तब एक दूसरे से सवाल जवाब किए जाएं। जी सादाब जी, आप खत्म कीजिए बात को। मैं ये कह रहा था कि आज पहाड़ के लोगों को ये तय, पहाड़ के लोगों की भावनाओं का विषय था। हमारे आंदोलनकारियों की जिन्होंने शहादत दी, उनकी भावनाओं का विषय था। अगर आज एमआईएम बोल रही है कि पहाड़ में 4 जिलों की बात थी, पहाड़ में क्यों राजधानी चली गई, ये प्रश्न कांग्रेस से पूछे, हमारा प्रश्न नहीं है। हम लोगों ने शुरू से ये कहा, तभी हमने अपने घोषणा पत्रों में भी ये बात को डाला कि आज हम ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को विकसित करेंगे, और हमने अपने कमिटमेंट को फुलफिल किया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। ये भावनाओं के अनुकूल था, और अगर प्रदेश के लोगों की भावनाएं ये होंगी कि राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए, तो गैरसैंण इस प्रदेश की स्थायी राजधानी भी बनेगी। और मैं ये वादा कर रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में ही इस प्रदेश को, ये प्रदेश हमने दिया था, और इसी सरकार में इस प्रदेश को इसकी स्थायी राजधानी भी मिलेगी। ये हमारा कमिटमेंट है। दूसरी बात मैंने कहा, पहाड़ के लोगों को बार बार दूध रखा है, उसमें मट्ठा डालने का काम मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं, दीक्षित कमेटी ने क्या कहा था, तब क्या कहा था, जिन्होंने करना था, आप जिनके सहयोगी रहे हैं, जिनकी भाषा आप बोलते हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। केंद्र में आप लोगों की जब सरकारें थी, आप सहयोगी थे, तब आप लोगों ने प्रदेश के बारे में, हमारे पहाड़ की परेशानियों के बारे में कुछ नहीं किया। तो कम से कम आज आपको बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, आप विरोध करने के लिए हमारा विरोध करते रहिए, लोकतंत्र में अधिकार है, वो आपको भी अधिकार है। आप पहाड़ का विरोध करिए, हमारी नीतियों का विरोध कीजिए, हमारा विरोध कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पूरी तरह से फोकस है, पहाड़ के विकास के लिए सही दिशा में काम कर रही है, और हम पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी का मजहब देखे, बिना किसी की जाति देखे, हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चाहे वो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हमने सबको बराबर घर देने का काम किया। आप लिस्टें उठा के देखेंगे तो ताज्जुब हो जाएगा। उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, बराबर हक। अब ये जो हम योजना चला रहे हैं, जिसमें हमने मुख्यमंत्री हुनर योजना हो या मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो, इसमें युवाओं को लोन देने की बात है, पूरी ईमानदारी के साथ
हमने ये तय किया है, हम कहीं भेदभाव नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास के साथ पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति का जब विकास होगा तो मेरा पहाड़ आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पे खड़ा होगा। पूरी ईमानदारी के साथ ये सरकार काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम से कम कांग्रेस और अन्य दलों ने बनाया है, हम उस मिथक को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। उत्तराखंड में एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता उत्तराखंड है। यहाँ पे अलग अलग मजहबों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग सोच विचारों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और हम दो आब के बीच में रहते हैं। एक तरफ हमारे गंगा है, दूसरी तरफ जमुना है और ये बहुत खूबसूरत प्रदेश है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की बात भी अलग होनी चाहिए और यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स भी अलग होने चाहिए। पहाड़ से जो मैसेज निकलता है वो कन्याकुमारी तक, देश के अंतिम छोर तक जाता है और पूरी दुनिया में उस मैसेज का सम्मान किया जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा काज़मी साहब से भी और अपने अन्य साथियों से भी कि कम से कम इन भावनाओं का सम्मान करें और पॉजिटिव लाइन पे बात करें। हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसकी दिशा में बात करें। आप विपक्ष में हैं, आपके सजेशन कई बार सरकार की मदद कर सकते हैं, कुछ अच्छा किया जा सकता है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध की राजनीति बंद करनी चाहिए। मुझे लगता है अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। अगर एक प्रदेश को उसकी अस्थायी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी मिली है तो इस पर बधाई आनी चाहिए और आगे के लिए इस प्रदेश को इसकी स्थायी राजधानी भी मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, इस विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और मैं बड़ी विनम्रता से ये आग्रह करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को, बहुत नेगेटिविटी हो गई है, पॉजिटिविटी समाज के लोगों के लिए। प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार हो सकती है लेकिन पार्टी के साथ साथ वो उत्तराखंड के एक आम नागरिक की सरकार है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के आम नागरिक के मुख्यमंत्री हैं और सबको, जो आपके बेरोजगार हैं, आपकी कम्युनिटी के बेरोजगार हैं, आपके समाज के बेरोजगार हैं, आपके इलाके के बेरोजगार हैं, उसकी बात कीजिए। उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या बेहतर योजनाएं बन सकती है, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है राजनीति प्रदेश को मिली है, ये प्रदेश हम सबका है। इसके लिए हम सब लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी का, महामहिम राज्यपाल जी का, सरकार शासन का, सब लोगों का और अपने शहीदों को याद करते हुए सबका धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आज ये प्रदेश हमें मिला उनकी कुर्बानियों की बदौलत मिला। जिन लोगों ने आज इसे इसकी स्थायी राजधानी दी है, हम उम्मीद करते हैं वो इस प्रदेश को इसकी स्थायी राजधानी जरूर दें। जरूर स्थायी राजधानी की हम भी उम्मीद करते हैं, पहाड़ की जनता आपसे उम्मीद करती है। शादाब जी, डॉक्टर नईम साहब करें फाइनल कमेंट। मैं कहना चाहता हूं शादाब भाई से, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं उनसे, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि 20 साल से दो ही लोगों की सरकार यहां चल रही है, या तो कांग्रेस की सरकार रहती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, और इससे अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी के पास और क्या होगा कि जब 57 विधायक यहां उनके मौजूद हों, 300 से ज्यादा एमपी उनके केंद्र सरकार में मौजूद हों। तब मेरे भाई आप सरकार यहां क्यों अलग अलग हिस्सों में बांटकर करना चाहते हैं? आप उसको एक बार क्यों डिसाइड नहीं करना चाहते? आप एक बार ऐलान कीजिए ना, आप अलग अलग हिस्सों में बांटना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है हमारा इरादा 2 राजधानी रखने का हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने ई गवर्नेंस की बात की है, हमने कहा है कि हम हमारे उत्तराखंड के शहीदों ने जो अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है, वो 2 राजधानी बनाने के लिए नहीं दी। वो आप उन्होंने सपना भी नहीं देखा। ठीक है, मेरे पास समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। शादाब शम्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर नेयर काज़मी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा राजधानी गैरसैंण पर बड़ी बहस हुई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पर अब विरोध हो रहा है। हालांकि पहाड़ के लोग इससे खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गदगद हैं खुशी से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने होली के मौके पर, त्योहार के मौके पर जनता को एक सौगात दी थी। भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे को, ग्रीष्मकालीन राजधानी आखिरकार उसकी घोषणा कर दी गई थी। अब राज्यपाल ने भी अपनी इस पर मोहर लगा दी है। तो राजधानी गैरसैंण को अब मेन मुद्दा बचता है स्थायी राजधानी बनाने का। अब देखना होगा वो कब तक साकार होगा। निवेदन है दोनों ही पार्टी से कि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी राज्य के लोगों की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, उनके साथ राजनीति ना की जाए। यदि गैरसैंण राजधानी बनाना आपका लक्ष्य है तो उसको एक ही बार में या पूरी सुविधाओं के साथ स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।